कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के शरीर को चूम रहे थे और दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। जैसे ही उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है, उसी समय अचानक ही करण का फ़ोन बजने लगा। पहले तो करण मायरा को प्यार करने में इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने कॉल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन लगातार फ़ोन बजते ही जा रहा था। उसने इरिटेट होकर गुस्से से मोबाइल को देखा तो उसमें उसके असिस्टेंट का कॉल था। उसने गुस्से से कॉल पिक करते हुए कहा, व्हाट रवीश, इतनी रात को कौन कॉल करता है? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ये सुनते ही दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनते ही करण की हवाइयाँ उड़ गईं। करण के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल जाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी जगह एकदम सुन्न पड़ गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चीज़ का झटका लग गया हो। वहीं पास में लेटी हुई मायरा, जो कि अपने आप को चादर से कवर कर लेती है, वो करण के पास आने का वेट कर रही थी। पर जब करण अपनी जगह से नहीं हिलता है तो वो उठते हुए उसके पास जाकर बोली, हे बेबी, क्या हुआ? तुम बीच में ही क्यों काम छोड़ दिए? चलो ना वापस से कंटिन्यू करते हैं। वहीं करण अभी भी सुन्न पड़ा हुआ था। उसे मायरा की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मायरा जब देखती कि करण उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो वो उसे हिलाते हुए बोली, बेबी, व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हो गया? किसकी कॉल थी? और तुम इस तरह से क्यों हो? चलो ना, हम वापस से अपनी नाइट को रंगीन बनाते हैं। ये सुनकर करण तुरंत अपना मोबाइल लगता है और उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कुछ बोलता है, जिसे सुनकर मायरा की भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। अचानक से ये कैसे हो सकता है। वहीं करण गुस्से से रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसका गुस्से से बुरा हाल था। इस गुस्से के कारण उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो उसी तरह जल्दी जल्दी से उठकर भागने लगता है। तभी मायरा उसे रोकते हुए बोलती है, करण, पहले कपड़े तो पहन लो। वो कहते हैं जब किसी की लंका लूटने वाली हो तो उसे अपनी होश कहाँ रहती है। वही हाल अभी करण के साथ था। वहीं करण मायरा की बात सुनते ही जल्दी से अपने ट्राउजर और टी शर्ट को पहनता है, फिर तुरंत अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो रूम से बाहर आकर विला से निकलते हुए बाहर का खड़ी अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं मायरा, जो अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी, इस वक्त उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अजीब हो गए थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया। कहाँ वो इतनी अच्छी नाइट के बारे में सोची थी कि वो आज फुल इंजॉय करने वाली थी, पर अचानक से ये सब क्या हो गया। मायरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो करण के असिस्टेंट पर आ रहा था। आखिर उसने इतनी रात को कॉल ही क्यों किया? अगर कोई इमरजेंसी थी तो उसे सुबह बताना चाहिए था। मायरा के पूरे प्लान पर पानी फिर गया था। वो गुस्से से आग बबूला होकर बेड पर अपने हाथ पांव मार रही थी। कहाँ वो कुछ समय पहले इतनी खुश थी कि वो हिलोरे ले रही थी, वहीं अब सारी खुशियाँ एक झटके में ख़त्म हो गईं। दूसरी तरफ दच आसमान की तरफ चेहरा किए खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और उसके होठों पर एक टेबल स्माइल आ गई। वो स्माइल धीरे धीरे कब हंसी में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो किसी शैतान की तरह हंसने लगा और हंसते हुए बोला, नॉट बैड। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी हरकत तुम्हें इस तरह से परेशान कर देगी। वो मिस्टर करण, अभी तो ये शुरुआत है। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगता है। अचानक ही उसके चेहरे के भाव वापस से बदल जाते हैं। उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल होने लगती है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए गुस्से में बोला, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। दच आगे कहता है, तुमने मेरी वाइफ की आंखों में आंसू दिया है। वो जो मेरे लिए मेरी सब कुछ है, उसको रुलाया तुम दोनों ने मिलकर। अब मैंने तुम दोनों को खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम दच खन्ना नहीं। ये कहकर वो पॉकेट से सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर लंबे लंबे कस लेने लगता है। काफ़ी देर तक आसमान की तरफ देखते हुए वो उसी तरह सिगरेट के कस लेता है और फिर वो वापस से अपने रूम में आया। तब वो देखता है कि आरोही अभी भी बड़ी ही आराम से सो रही थी। वो सोते हुए बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। दच उसके पास जाकर धीरे से झुकता है और उसके माथे को चूमकर उसके बगल में लेट जाता है। फिर तुरंत उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच अपने बाहों में भर लेता है। उसके बाद उसके होठों पर एक लाइट किस कर
अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है। यहाँ किसी के लिए ये रात बहुत खुशनुमा और सुकूनदायक थी, वहीं किसी के लिए दर्दनाक, जो नींद चैन सब उड़ा ले गया था। कहाँ दच आरोही को अपनी बाहों में लिए बड़ी ही सुकून भरी नींद ले रहा था और आरोही भी दच के बाहों में सुकून से सो रही थी। दूसरी तरफ करण और मायरा की नींद ही गायब हो गई थी। सुबह आरोही की नींद जल्दी खुल जाती है, पर वो देखती है कि उसके जल्दी उठने पर भी दच उससे पहले ही उठ गया है। दच बेड पर नहीं रहता है, तो वो ये देखकर मुस्कुराते हुए खुद से ही गुड मॉर्निंग विश करती है और अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। अंगड़ाइयाँ लेने के बाद वो बेड से उठती है और तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है, तब तक दच भी रूम में आ गया होता है। वो जिम से एक्सरसाइज करके आया होता है और आरोही उसे कुछ देर तक देखती है, फिर अपनी नज़र फेर लेती है। दच आरोही को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है, तो आरोही कहती है, ये आप पसीने से भीगे हुए हैं, आप जाइए, अभी आप में से बदबू आ रही है मुझे। आरोही की ये बात सुनते ही दच अपने बालों में हाथ फेरते हुए इस स्टाइल में बोलता है, ये वाइफ ही, मुझे नहीं पता था तुम मुझे ऐसे बोलोगी। तुम्हें पता है मुझे इस तरीके से देखने के लिए लड़कियां मरती हैं, पर दच खन्ना इस तरीके से किसी के भी हाथ नहीं आता। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें मैं मिला हूँ, वरना मेरी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। और लड़कियाँ मुझे इस तरीके से 8 पैक एप्स में देख ले तो वो पूरी पागल हुई हो जाएंगी। कितनी तो मरने के लिए तैयार रहती हैं, मैं अगर एक इशारा करूं तो मेरे साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगी। वहीं आरोही उसकी सारी बातें सुन रही थी और गुस्से से उसे धक्का देकर बोली, अच्छा ये बात है, तो जाइए उन्हीं लड़कियों के पास, मेरे पास क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये कहकर आरोही मुंह फुलाते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दच मुस्कुराकर बोला, उफ वाइफी, तुम्हारी ये नखरे देखकर ऐसा लगता है कि एक दिन मेरी जान ही लेकर मानोगी। हाय। ये कहते हुए दच अपने सीने पर हाथ फेरते हुए वॉशरूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज दच की फैमिली को वापस अपने पैलेस जाना था और वो अपने साथ आरोही को भी ले जाने वाले थे। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी दादाजी के कहने पर टीवी ऑन कर दिया जाता है। वहीं डाइनिंग टेबल के सामने ही बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी। एलईडी ऑन करते ही उस पर न्यूज़ देने लगता है। जैसे जैसे ही सभी उस न्यूज़ को देखते हैं तो सभी के चेहरे भाव बदल जाते हैं। आरोही की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वो सब सच है या फिर उसका कोई वहम है। वहीं सामने एलईडी पर चल रहे ब्रेकिंग न्यूज़ को देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वहीं आरोही को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर आ रहे न्यूज़ को देख रही थी। तभी कोई कुछ बोलता उससे पहले दादाजी दच की तरफ देखकर बोले, ये तो मिस्टर ओबेराय की कंपनी है ना, जो उन्होंने हाल ही में 1 साल पहले न्यू स्टार्ट किया था। ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, अचानक से ये क्या हो गया। इस कंपनी में इतना बड़ा धमाका और कंपनी का इतना बुरा हाल कैसे हो गया। वहीं दच बिना किसी भाव के बोला, आई डोंट नो दादाजी, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी भाव नहीं बदले। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये सब किया धरा उसी का है। वहीं दादाजी भी उस पर ध्यान नहीं दिए और वापस से ब्रेकफास्ट करने लगे। लेकिन दच के डैड किसी गहरी सोच में डूब गए थे। उनकी नज़रें बार बार दच पर जा रही थी और उन्हें दच की बातों में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। आखिर उन्हें ऐसा क्यों नहीं महसूस होता। वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर वो ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर दच ने ये कदम उठाया है तो इसका कारण क्या है। वो इस बात पर ज़्यादा न सोचते हुए अपने सिर को झटकते हुए और वापस से ब्रेकफास्ट करने लगे। वहीं आरोही की नज़रें कभी टीवी पर चल रहे न्यूज़ पर जाती तो कभी दच पर। वो दच की तरफ अपनी कंफ्यूज भरी नज़रों से देख रही थी। जैसे ही दच को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ, वो अपनी नज़रों को उठाकर आरोही की तरफ देखा तो आरोही उसी की तरफ देख रही थी। दच अपनी बहू को चुकाते हुए आरोही की तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी, तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो। डोंट स्टेयर मी, अदरवाइज आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ। ये सुनते ही आरोही का मुंह बन गया। वो अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखी और फिर अपने पैरों से दच के पैरों पर खींचकर तेज से मारी, जैसे मानो कह रही हो, लुक एट योर फेस। ये कहकर वापस से अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। वहीं दच आरोही के
अपने पैरों से उसके पैरों पर इतना तेज से मारने पर उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। जैसे ही सबने उसकी आह सुनी तो सभी उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर दर्श तुरंत मुस्कुराने लगा। और जब दादाजी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों चीखे? जिस पर दर्श मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं दादाजी, वो एक काली बिल्ली आ गई थी। सभी ये सुनकर हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि आखिर घर में बिल्ली कहाँ से आ सकती है। वहीं आरोही दक्ष को घूरने लगी, जिस पर दक्ष फिर से मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो एक कीड़ा चढ़ गया था पैर पर, अब ठीक है। दक्ष के ऐसा बोलने पर आरोही उसे और ज्यादा घूर कर देखने लगी, जिस पर दक्ष अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। दूसरी तरफ करण अपने ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, जो कि अब एक राख में बदल चुका था। ये कंपनी करण के डैड ने पिछले साल ही चालू किया था। हालांकि करण ओबराय की मेन कंपनी दूसरी थी, पर ये उन्होंने न्यू स्टार्ट किया था, वो भी अपने बेटे करण के नाम पर। और करण का इससे बहुत लगाव था, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। करण इस कंपनी को लेकर काफ़ी उम्मीदों में था, पर आज अचानक से इस कंपनी का ढेर में मिल जाना उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि अचानक क्या हो गया। इस कंपनी को जो वेल सेटल्ड थी, जिस तरह से इस कंपनी में आग लगी और 2 मिनट में ढेर हो गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त करण का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वहीं उसके साथ खड़ा उसका असिस्टेंट करण के पास आकर बोला, सर, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, जिससे ये पता चला है कि किसी वर्कर की लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है। ये सुनते ही करण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो गुस्से से बोला, उन सारे वर्करों को कड़ी से कड़ी सजा दो। जिस पर उसका असिस्टेंट तुरंत बोला, सॉरी सर, आधे से ज़्यादा वर्कर इस कंपनी की आग में जलकर मर गए हैं और हमें उनका अब हर्जाना भी भरना होगा। ये सुनते ही करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए अपने बालों को नोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात ये कैसे हो सकता है। जहां कल तक वो इतना ज़्यादा खुश था और एक ही रात में क्या से क्या हो गया। वो पूरे दिन हताश होकर बैठा हुआ था। उसका दिमाग तो बिल्कुल काम ही करना बंद कर चुका था। वहीं मायरा अभी भी करण के बिला में ही थी। सुबह देर से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि करण अभी भी नहीं आया है। वो अंगड़ाई लेते हुए स्टाइल से बेड से उठी और वॉशरूम में शावर लेने चली गई। कुछ देर बाद वो शावर लेकर आती है और गुनगुनाते हुए मिरर के सामने खड़ी होकर बालों को हेयर ड्रायर से वाइप करने लगी। वो करण के कवर्ड की तरफ गई और एक मिडी निकाल कर पहन लिया और खुद को मिरर में देखते हुए बड़ी स्टाइल से बोली, मायरा, कोई कह नहीं सकता कि तू करण के बच्चे की माँ बनने वाली है। लुक एट योर फेस, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। वो आगे बोली, तुम्हें देखकर तो कोई भी फिदा हो जाए। जैसे ही करण बेबी उस आरोही को छोड़कर तेरे लिए पागल हो गया है, ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगी। फिर वो अपने बालों को झटकते हुए रूम से बाहर आई और सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। फिर नौकरों को ऑर्डर देकर बोली, जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे करण के साथ जो कुछ भी हुआ उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर में एक मेड नाश्ता लेकर आई और मायरा बड़े ही स्टाइल से नाश्ता कर रही थी। वो नाश्ता करते हुए अपने एक हाथ से मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी नज़रें न्यूज़ पर गई। उसे देखकर मायरा चौंक गई। उसने तो सोचा था कि कोई छोटा मोटा हादसा होगा, पर वो जैसे ही पूरी न्यूज़ को पढ़ी, वो तो हैरान रह गई। उसके गले में खाना अटक गया। वो जल्दी से एक गिलास पानी पीकर खड़ी हो गई और तुरंत अपने मोबाइल से करण को कॉल किया। कई बार कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से कॉल पिक नहीं हुआ, जिससे मायरा गुस्से से तमतमा गई। वो गुस्से से अपने मोबाइल को सोफे पर फेंकते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये करण आखिर अपने आप को समझता क्या है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरा कॉल पिक ना करने की? इसे तो मैं देख लूंगी। ये कहकर वो अपने पैर पटकते हुए बिला से बाहर आ गई और तुरंत वहां से कार लेकर निकल गई। दूसरी तरफ दक्ष और आरोही दोनों ही कार में बैठे हुए थे। दक्ष ने दादाजी को आरोही को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था कि अभी वो दोनों अपने अपने ऑफिस में बिजी हैं, पर जल्द ही फ्री होकर वो दोनों साथ में पैलेस आएंगे। जिसे सुनकर पहले तो दादाजी थोड़े नाराज हुए, पर बाद में मान गए। जहाँ दक्ष अपने लैपटॉप में कोई ज़रूरी मेल्स चेक कर रहा था, तो वहीं आरोही बस एक तक दक्ष को घूरे जा रही थी, जैसे मानो वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर तक दक्ष, जो कि तिरछी नजरों से आरोही को देख रहा था और उसे पता था कि आरोही उसे ही घूर रही है, वो क्यों घूर रही है ये भी वो अच्छे से जानता था। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा तो दक्ष ने तुरंत लैपटॉप को बंद किया और साइड में लगे बटन को प्रेस किया, जिससे कार की 2 सीटों के बीच में पार्टीशन ऑन हो गया।
अब आगे बैठा ड्राइवर पीछे क्या हो रहा है उसे नहीं पता चल सकता था। ये देख आरोही की आंखें छोटी हो गई। इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती, दच एक झटके में उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बढ़ाते हुए अपने मैग्नेटिव वॉइस से बोला, व्हाट डू यू वांट वाइफी। ये सुनकर आरोही शर्म से लाल हो गई। तभी दच उसके कानों में जाकर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर आरोही की आंखें गुस्से से लाल हो गई। इसके साथ साथ उसके चेहरे पर ग्लो भी दिखाई दे रहा था। दच की बात सुनकर आरोही का चेहरा लाल होने लगा, पर यह बताना मुश्किल था कि वो गुस्से से लाल है या शर्म से। आरोही अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर दच के सीने पर मारती हुई बोली, बेशर्म, आपको शर्म नहीं आती। ऐसा कहते हुए, उफ फ्लटर, जब देखो तब फ्लर्ट करते रहते हो। ये बात सुनते ही दच के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो उसी तरह आरोही के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख विंक कर दी और बिना वक्त गंवाए उसके होठों पर अपने होठ रख अपने होठों के बीच दबाने लगा। फिर धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस के साथ पैशनेट किस करने लगा। आरोही, जिसने ये उम्मीद नहीं की थी, वो दच के अचानक ऐसे पैशनेट किस करने से थोड़ी हैरान रह गई। वहीं उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। जल्द ही वो भी उस किस में उसका साथ देने लगी। उसके हाथ कब दच के बालों में घूमने लगे उसे पता ही नहीं चला। जहां दच आरोही की कमर में अपना एक हाथ डाल उसे सहलाया जा रहा था और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा हुआ था, वहीं आरोही का एक हाथ दच के पीठ पर और दूसरे उसके बालों में घूम रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। उस कार में दोनों के प्यार की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो दोनों दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में खो गए हों। एक दूसरे में वो इतने खोए हुए थे कि उन दोनों को ये भी खबर नहीं था कि वो दोनों इस समय अपने घर पर नहीं कार में हैं। उन दोनों को ये किस काफी देर तक चलता रहा। किस करते हुए जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब दच को ना चाहते हुए भी आरोही के होठों को छोड़ना पड़ा। उसने धीरे से आरोही के होठों को छोड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आरोही भी दच के सीने से लगकर गहरी गहरी सांसें लेकर खुद की सांसों को कंट्रोल करने लगी। आरोही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने अपनी आंखों को बंद किए दच के सीने पर अपने सिर को रखकर दच की धड़कनों को सुनने की कोशिश कर रही थी, जो कि अभी बहुत ही रफ्तार के साथ चल रही थी। वहीं दच भी खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। वो शायद आज आरोही को छोड़ना नहीं चाह रहा था। वो उसे पूरा अपना बनाना चाह रहा था, पर यह सही समय नहीं था और ना ही आरोही ने उसे ये मौका दिया था। इसलिए वो खुद की आंखों को बंद कर गहरी सांस लेते हुए खुद के जज्बातों को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। कुछ सेकंड बाद जैसे ही आरोही दच की तेज धड़कनों को सुनती है, तो वो सब समझ जाती है और उससे अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखती है। तब दच अपनी आंखें बंद किए हुए सीट से सिर टिकाए बैठा हुआ था। आरोही दच को देखकर सब समझ जाती है। वो धीरे से उसके चेहरे की तरफ बढ़ती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। ये होते ही दच की आंखें झट से खुल जाती हैं और ना चाहते हुए भी उसकी पकड़ आरोही की कमर पर कस जाती है। दोनों एक बार फिर से किस में खो जाते हैं। अचानक कार के रुकने से दोनों होश में आते हैं। दच धीरे से आरोही के होठों को छोड़ता है और उसके गालों को सहलाकर उसके चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देखने लगता है। वहीं आरोही शर्म के कारण अपनी नजरों को नीचे किए हुए चुपचाप बैठी हुई थी। वो तो दच की तरफ देख भी नहीं रही थी। दच आरोही के शर्म से लाल पड़ गए गालों की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराता है और उसके गालों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला, सो वाई भी, इसके आगे का हम रात में कंटिन्यू करेंगे। फिर अगर तुम चाहती हो तो हम अभी भी। इतना कहकर दच अपनी बात अधूरी छोड़कर नोटी स्माइल देने लगता है। वहीं आरोही दच की तरफ देखती है तो दच की नाटी स्माइल देख उसके सीने पर मारती हुई बोली, धत, आपको जरा से भी शर्म नहीं आती। ये कहकर वो तुरंत उसकी गोद से उतरने लगती है, पर दच वापस से उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, वाइफी, इस तरह से मुझसे दूर मत जाया करो, बिकॉज इट वॉज हार्ड टू मी। ये सुनकर आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। तब दच प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा, जाओ। और हाँ, ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करके बताओगी, अदरवाइज यू नो मी, हाउ कैन आई पनिश यू। ये सुनकर आरोही किसी सीधे साधे स्टूडेंट की तरह जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाती है और किसी भोले भाले बच्चे की तरह अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देखने लगती है। दच को आरोही इस समय बहुत ही मासूम और क्यूट लग रही थी। वो प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए बोला, ओके, टेक केयर वाइफी। आरोही झट से दच के
छोड़ते ही जल्दी से उसकी गोद से निकलती है और तुरंत अपने बालों को ठीक करते हुए कार से बाहर आ जाती है। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। कुछ देर तक वो अपनी सांसों को कंट्रोल करती है और जल्दी जल्दी अपने लंबे लंबे कदम को बढ़ाते हुए ऑफिस के अंदर चली जाती है। वहीं दक्ष की कार अभी भी रुकी हुई थी। जब आरोही ऑफिस के अंदर चली जाती है तो दक्ष अपने ड्राइवर की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, चलो। ये सुनते ही ड्राइवर तुरंत कार को आगे बढ़ा देता है और कुछ ही देर में उसकी कार फुल स्पीड में सड़क पर आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मायरा बौखलाती हुई कार को फुल स्पीड में बढ़ाकर करण के ऑफिस की तरफ जाती है। कुछ ही मिनटों में वो करण के ऑफिस के सामने कार रोकती है और डोर ओपन कर ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करती है, वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉय जिन्हें अब तक पता चल चुका था कि मायरा करण की वाइफ है, तो सभी उसे ग्रीट करते हैं। पर मायरा सभी को इग्नोर कर अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ से ऑफिस की फ्लोर का बटन दबाती है। कुछ ही सेकंड में मायरा करण के केबिन के बाहर खड़ी थी। वो तुरंत एक झटके में केबिन का डोर ओपन कर अंदर जाती है तो वहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो सब जगह करण को ढूंढती पर करण उसे कहीं नहीं दिखता है। ये देख वो गुस्से से करण को एक बार फिर से कॉल करती है तो करण इस बार भी कॉल पिक नहीं करता है। अब तो मायरा का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। मायरा तुरंत कुछ सोचती है और करण के असिस्टेंट को कॉल करती है। कुछ ही घंटे के बाद करण का असिस्टेंट कॉल पिक करता है तो मायरा गुस्से से बोलती है, वेयर आर करण। ये सुनते ही उसका असिस्टेंट डर के कारण कुछ देर तक बोल नहीं पाता है। कुछ सेकंड बाद वो अपनी हिम्मत जुटाते हुए धीरे से बोला, मैम सर अभी यहाँ अपने पेंट हाउस में है। ये सुनते ही मायरा तुरंत कॉल कट कर देती है और जल्दी से बाहर आकर ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वहीं पर लगे लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर पर ही करण का पेंट हाउस था। कुछ ही देर में वो पेंट हाउस के बाहर खड़ी थी। वहां पर एक गार्ड्स खड़ा था जो मायरा को देखते ही झुककर ग्रीट करता है, पर मायरा उसे इग्नोर कर अंदर जाती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो सामने देखती तो करण फर्श पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में बियर की बोतल थी। वहीं फर्श पर दो तीन बियर के बोतल बिखरे पड़े थे। बियर की बोतल के पास ही करण का मोबाइल भी रखा हुआ था। मायरा एक बार फिर से करण को कॉल मिलाती है। उसका मोबाइल वहीं फर्श पर रखा हुआ बजता है, पर करण उसे पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी ड्रिंक एंजॉय करता रहता है। ये देखकर मायरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से तमतमाते हुए करण के पास पहुंची और उसकी तरफ देख चिल्लाकर बोली, ये सब क्या है करण? मैं वहाँ तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। कल रात से मैं कितनी बेचैन हूँ और आज सुबह भी मैं कितनी परेशान थी, पर तुम्हें तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है। फिर वो कहती, आधी रात को तुम अपनी वाइफ को उस तरह से बेड पर अकेला छोड़कर चले आए। एक बार भी सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है। अभी हमने शादी के कोई अच्छे मोमेंट भी नहीं बनाए और तुम यहाँ बैठकर बियर पी रहे हो। तुम्हें जरा सा भी होश है कि कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? ये सोचकर वो गुस्से से वो करण की तरफ देखती है, पर करण उसकी तरफ पहले तो देखता ही नहीं है, लेकिन जब देखता है तो बिना किसी भाव के देखकर अपनी नज़रें वापस से दूसरी तरफ फेर लेता है। वो फिर एक बार बॉटल को अपने मुंह से लगाकर ड्रिंक करने लगता है। ये देखकर मायरा का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वहीं करण कुछ देर ड्रिंक करने के बाद लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मायरा की तरफ पास आते हुए बोला, ओ मायरा बेबी, तुम आ गई। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये सब कहते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और इसके साथ साथ उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए मायरा के पास आया और उसे गले से लगा लिया। मायरा ने जैसे ही करण को अपने गले लगे देखा तो उसे बहुत तेज से शराब की स्मेल आई। वो करण को जल्दी से खुद से अलग करते हुए बोली, यो करण, तुम कितने गंदे हो। तुम्हारे पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही। तुम जाकर पहले फ्रेश हो, उसके बाद हम बैठकर बातें करेंगे। इस पर करण उसकी तरफ देखकर एक तंज भरी स्माइल करके हंसते हुए बोला, वाह मायरा बेबी, इतनी जल्दी ही अपने हस्बैंड से मन भर गया तुम्हारा? क्या कहीं और चक्कर है? ये सुनते ही मायरा करण की तरफ आंखें फाड़े देखने लगी। तभी करण मुस्कुराकर उसके गालों पर अपनी उंगलियों से टैप करते बोला, जस्ट चिल बेबी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई एम जस्ट किडिंग। वो क्या है ना, मेरी न्यू कंपनी कल रात को ही पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तो बस उसी के गम में थोड़ा इंजॉय कर रहा था। ये कहकर वो बॉटल की आखिरी सिप लेते हुए बॉटल को वहीं फर्श पर फेंक देता है और बॉटल लुढ़कती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। फिर वो लड़खड़ाते हुए रूम में वॉशरूम की तरफ चला जाता है।
मायरा उसे बस गुस्से से देखने लगती है, पर कुछ ही सेकंड बाद वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर मायरा दौड़कर जाती है तो देखती है कि करण फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। ये देखकर वो माथा पीट लेती है। फिर वो बाहर खड़े सर्वेंट्स को बुलाती है और उनकी हेल्प से वो करण को वॉशरूम से रूम में लाकर बेड पर लेटाती है। फिर उन दोनों को रूम से बाहर जाने का ऑर्डर देती है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मायरा करण की तरफ देख गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, मेरी ही किस्मत में तुम लिखे थे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे पड़ गई। और वो आरोही, अगर वो आरोही बीच में नहीं आ रहती तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखती। ये कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही ऑफिस पहुंचती है तो उसे ऑफिस के डोर पर ही जिया मिल जाती है। फिर दोनों साथ में मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर जाती हैं। ऑफिस में एक अलग ही माहौल था। सभी आपस में आरोही को देखकर खुसुक फुसुक कर रहे थे, पर आरोही और जिया दोनों ही सबको इग्नोर कर अपने केबिन में चली जाती। तभी आरोही के डैड हड़बड़ाते हुए अपने केबिन से बाहर निकलते हैं, जैसे मानो वो किसी चीज को लेकर परेशान हो। वो बाहर आकर जल्दी से आरोही के केबिन में आते हैं तो आरोही उन्हें देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। फिर वो खुद को नॉर्मल कर तुरंत जल्दी से खड़ी होकर बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लेते। ये सुनते उसके डैड तुरंत उसके पास जाकर उसे अपने गले से लगाकर बोलते हैं, आरोही बेटा, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम अपने डैड से बहुत नाराज हो। तुम्हारी छोटी बहन ने जो काम किया है उसके कारण, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो अभी छोटी बच्ची है, उसे इतना समझ नहीं है। और तुम भी तो देखो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब भला तुम क्यों इनके बीच में आओगी? अच्छा ही तो है। करण उससे प्यार करते हुए अगर तुमसे शादी करता तब भी तुम खुश नहीं रहती। इस तरह से तुम खुश ही रहोगी। थोड़ा तकलीफ होगा शुरू में, पर मुझे पता है धीरे धीरे तुम खुद को संभाल लोगी। ये सुनते ही आरोही अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोलती है, इट इज ओके सर, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी की चिंता कीजिए। वैसे भी मैं आपकी जस्ट एक एम्प्लॉय हूँ, नॉट योर डॉटर। आरोही की ये बात सुनते ही उसके डैड की भौहें तन जाती है और वो गुस्से से आरोही की तरफ देखकर बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें होश भी है? तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इस पर आरोही मुस्कुराकर बोली, ओ, आपको अंदाजा भी है कि मैं आपकी बेटी हूँ, या फिर सिर्फ आपकी एक ही बेटी है? क्योंकि अभी तक तो ऑफिस में किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता है, और यहाँ तक कि दुनिया में भी किसी को नहीं पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ। सबकी नज़रों में तो मायरा ही आपकी बेटी है, मेरा तो कहीं कोई वजूद ही नहीं है। फिर वो कहती है, मेरे साथ साथ मेरी माँ का भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मेरी माँ की जगह तो आपकी वो दूसरी औरत ने ले लिया है, जिसे आपने रखेल बनाकर लाया था, और उसे अपनी पत्नी का दर्जा। अभी आरोही इतना ही बोल पाती है कि तभी उसके डैड उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं। फिर गुस्से से उसके गालों को पकड़कर बोले, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने मॉम के बारे में ऐसे बोलने की? वो तुम्हारी भी मॉम है। जिस पर आरोही झटके से उनके हाथ को अपने गालों से झटक कर बोली, बस बहुत हो गया। मैं नहीं मानती कि वो मेरी मॉम है। मैं ना ही उन्हें अपनी मॉम मानती हूँ और ना ही आपकी बेटी को अपनी बहन मानती हूँ, समझ गए आप? ये सुनते ही उसके डैड को और गुस्सा आता है और एक बार फिर से उसे खींच कर एक थप्पड़ मारते हैं। फिर गुस्से से बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म लड़की हो। तुमसे अच्छी तो मायरा है, भले ही छोटी है, पर उसे समझ है कि किसके सामने कब और क्या बोलना चाहिए। पर तुम तो बेशर्म हो। तुम्हें तो करण ने छोड़ दिया, तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगे? तुम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण करण ने तुम्हें छोड़ दिया। जरूर तुमने कुछ ऐसा कांड किया होगा जिससे करण ने तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया। अपने डैड के मुंह से खुद के लिए ये सब सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगती हैं। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान जो ये सब बोल रहे हैं वो कोई और नहीं, उसके अपने डैड हैं, जो उसे ऐसी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, इस तरह से उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तभी उसके डैड कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर आरोही की आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते हैं। आरोही के डैड मिस्टर शर्मा आरोही की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाकर बोले, तुम भी बिल्कुल अपनी कैरेक्टरलेस माँ की तरह हो। जैसे वो बिगड़ी हुई थी और ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मारती थी, उसी तरह तुम भी हो बिगड़ी हुई औलाद। तुम मेरी बेटी हो भी,
या किसी के पाप को तुम्हारी माँ ने मेरे माथे मार दिया। जैसे ही आरोही अपने डैड की ये बात सुनती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इसके साथ साथ उसकी आंखें हल्की नम भी होने लगती हैं। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी जो इंसान उसके सामने खड़ा है ये वही इंसान है जिसे वो अपना आइडियल और बेस्ट फादर मानती थी। वही आज उसके सामने उसकी माँ और उसकी इंसल्ट की जा रहा है, वो भी किस लिए? उस नाजायज लड़की मायरा के लिए, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। उस औरत के लिए, मायरा की माँ, जो इस घर में आते ही पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया। ये सब सोचकर आरोही की आंखें नम हो गई और आंसू झरझर के बहने लगी। वो किसी तरह खुद को कंट्रोल किए खड़ी थी, पर उसके डैड उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो गुस्से से भला बुरा आरोही को बस बोले ही जा रहे थे। फिर आरोही से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो टेबल पर तेज से हाथ मारती बोली, जस्ट शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। जैसे ही आरोही के मुंह से उसके डैड के लिए ये शब्द सुनते हैं तो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी और होंठ कांप रहे थे। उसके डैड उसे गुस्से में देखकर एक पल के लिए थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर डर के भाव ना लाते हुए गुस्से से बोले, हाउ डेयर यू आरोही, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे अपने डैड से? इतना कहकर वो हाथ उठाए आरोही को एक बार फिर से मारने के लिए, लेकिन आरोही ने हाथ पकड़ लिए। अभी वो इतना ही बोल पाए थे कि तभी आरोही बीच में ही अपनी उंगली दिखाकर बोली, मैंने कहा ना, जस्ट शट अप मिस्टर शर्मा। आपने आज के बाद मुझे और मेरी माँ को बदनाम करने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये कहकर आरोही उनके हाथ झटक दी। ये सुनकर उसके डैड का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चिल्लाकर बोले, यू आर अ फायर्ड आरोही। जैसे ही आरोही ने ये सुना तो वो तिरछी मुस्कान के साथ अपने डैड की तरफ देखकर बोली, रियली आप मुझे फायर करेंगे? आप मुझे क्या फायर करेंगे? मैं खुद इस जॉब को छोड़ती हूँ। ये कहकर वो एक पेपर निकालती है और जल्दी जल्दी उस पर रिजाइन लेटर टाइप कर अपने डैड के मुंह पर मारती हुई अपने बैग को उठाती है और तुरंत केबिन से बाहर चली जाती है। वहीं उसके डैड अभी भी आंखें फाड़े कभी केबिन की डोर की तरफ देखते तो कभी उस पेपर की तरफ जो कि अभी उनके हाथों में था। वो गुस्से से उस पेपर को फाड़ कर फेंक देते हैं और अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए केबिन के बाहर चले जाते हैं। उसके डैड गुस्से से खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोले, यू विल पे फॉर दिस आरोही, यू डोंट नो हाउ मच आई क्रूल फॉर यू, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ? ये कहकर वो अपने केबिन की तरफ चले जाए। वहीं आरोही तेजी से ऑफिस के बाहर निकलती है और रोड की तरफ चलने लगती है। उसे तो जैसे किसी चीज का मानो होश ही नहीं था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे और उसके कानों में अभी भी उसके डैड की कही हुई बात पूछ रही थी कि कैसे वो उसकी माँ और उसकी कैरेक्टर लेस को बोल रहे थे। उसे ना जाने क्या क्या कहे जा रहे थे। वो बहुत देर तक ये सब सहन करते हुए रोड पर चलती रहती है। अचानक ही वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचती है और अपने दोनों कानों को बंद करती हुई बोली, नो, जस्ट स्टॉप, आई कॉन्ट हियर। ये कहकर अपने कानों को दोनों हाथों से दबाकर वहीं रोड के एक किनारे पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक एक साथ कई गाड़ियां वहां आकर रुकती है। आरोही, जिसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ है, वो बेसुध होकर रोड के किनारे पर ही बैठी रोए जा रही थी। उन्हीं सभी गाड़ियों में से एक रोल्स रॉयल कार भी थी, जिसमें से एक इंसान बाहर आता है और जल्दी से अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए आरोही के पास जाता है। फिर तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आरोही, जिसे कोई होश नहीं था, जैसे उसे किसी के टच का एहसास होता है, वो तुरंत उस इंसान की तरफ देखती है। वो एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, उसका हस्बैंड दक्ष खन्ना था। अपने पति को अपने पास देखकर उसे अपनी बाहों में कसकर लपेट लेती है। वहीं दक्ष बिना किसी भाव के उसे अपनी गोद में लिए कार के बैक सीट के पास जाता है। वो आरोही को जल्दी से कार के पास लेकर पहुंचता है। तभी एक गार्ड कार के बैक सीट का डोर ओपन करता है और दक्ष आरोही को उसी तरह अपनी गोद में लिए हुए ही बैठ जाता है। जैसे ही दक्ष कार में बैठता है, वो बैक सीट में लगे बगल वाले बटन को प्रेस करता है। सीट के बीच पार्टीशन ऑन हो जाता है। फिर दक्ष के इशारे करने पर ड्राइवर कार आगे बढ़ा देता है और एक साथ वहां से कई गाड़ियां तेज स्पीड में रोड पर चल पड़ती हैं। आरोही, जो अभी भी बहुत ज्यादा रो रही थी, वो दक्ष के शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़कर बैठी हुई थी। वहीं दक्ष उसके कमर में हाथ डाल
उसके बालों से उसे सहलाते हुए बार बार उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। आरोही काफ़ी देर तक रोती रहती है और रोते रोते ही कब बेहोश हो जाती है दच को पता ही नहीं चलता है। कुछ देर बाद जब दच को आरोही की धीमी सांसें महसूस होती है तब वो आरोही की तरफ झुक कर देखता है तो कहता है, ये तो बेहोश हो गई है। वो जल्दी से अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकालता है और तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल कर कोल्ड वॉइस में बोला, गेट रेडी फॉर डॉक्टर, इट्स इमरजेंसी। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर आरोही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। उसके गुस्से का कारण कार का टेम्परेचर भी गिरने लगा था। इस वक्त वो बहुत भयानक लग रहा था, जैसे मानो राक्षस हो, और अगर कोई उसके सामने आ गया तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार देगा। दच के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आखिर दच क्या करने वाला था, भगवान ही जाने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।